study the chapter 2 of part 1 of book class 12, that is Kings, Farmers and Town. So basically this chapter contains many topics about the period of 600 BCE to 600 CE. इसमें फर्स्ट टॉपिक ही जो आता है that is Princep and Piyadasi. So who is Princep? What is Piyadasi? ये हमेशा सबसे पहले आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा. Being a student of history, आपके दिमाग में हमेशा चलना चाहिए why, when and how. So basically, who is Princep? So Princep is an officer of EIC. अब EIC is not Election Commission, obviously. It is East India Company. Don't mix it up with ECI. It is not Election Commission of India. It is EIC. That is East India Company. So James Princep एक ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के जिन्होंने डेसिफर किया था. अब डेसिफर एंड अनडेसिफर का मीनिंग हमें पहले भी वीडियो में पहले के जो फर्स्ट चैप्टर है मैंने उसमें आपको समझाया. डेसिफर मतलब ढूंढ पाना. सो उन्होंने फाइंड किया था ये दो जो स्क्रिप्ट्स है ब्राह्मी एंड खारोस्ती जिसमें लिखे जाते थे इंस्क्रिप्शंस. So inscription is something where you scribe any text. So basically जो बुद्धिस्ट inscriptions थे वहां पे कौन से लैंग्वेजेस में लिखे जाते थे? तो लोकल लैंग्वेज है. Instead of writing them in Sanskrit, they choose two other scripts, that is Brahmi and Kharosti. And वो किसने डिसिफर किया था? जेम्स प्रिंसेप ने. और इस पियादसी का मीनिंग क्या है? पियादसी, दिस वर्ड. ओके, सो इंस्क्रिप्शंस कौन लिखाते थे? इंस्क्रिप्शंस लिखाते थे जो किंग्स होते थे. किंग्स इंस्क्रिप्शंस लिखाते थे और उसके नीचे दे यूज्ड टू स्क्राइब देयर नेम. सो लाइक वी आर राइटिंग अ आर्टिकल, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? उसके नीचे अपना नाम लिखते हैं बाय दिस सो एंड सो. सो वैसे ही जो किंग्स रहते थे, बिकॉज वो लोग इंस्क्रिप्शंस लिखाते थे तो बड़े बड़े स्टोन्स के ऊपर, लीव्स के ऊपर, पिलर के ऊपर, तो उसलिए वो लोग उसके नीचे अपना नाम लिखवाते थे. सो इसीलिए हर किंग के जैसे महाराजा या फिर महाराजा, महाअधिराजा ऐसे नाम यूज किया जाता था. तो वैसे ही पियादसी को यूज किया जाता था. और पियादसी का मतलब है प्लीजेंट टू बीहोल्ड. लाइक जो वन ऑफ द ग्रेट किंग्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री अगर बोलेंगे, अशोका द ग्रेटेस्ट. हम लोग हमेशा बोलते हैं अशोकन कॉइन्स एंड अशोकन जो रूल किया था. एंड द ग्रेटेस्ट पॉलिसी ऑफ धम्मा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम ओनली. तो इसीलिए वो अपने नाम के आगे क्या यूज करते थे? पियादसी. एंड अनदर वन टाइटल दैट इज देव नाम पिया. Dev Naam Piya. They use both these titles sometimes, either Piyadasi or Dev Naam Piya. क्या? Piyadasi का मतलब है pleasant to behold and इसका मतलब है the beloved of God. Simply वैसे ही जैसे the sons of heavens यूज करते थे चाइनीज रूलर्स अपने नाम के आगे, तो वैसे ही इन्होंने भी ऐसे यूज किए टू इम्प्लीफाई देयर नेम टू बी अ ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स द इंडियन हिस्ट्री हैज एवर नोन. इसीलिए इन्होंने अपने को ज्यादा ग्रेट दिखाने के लिए या फिर दे वर ग्रेट तो खुद के नाम के आगे बड़े बड़े टाइटल्स ऐड करने के लिए उन्होंने ये सब टाइटल्स को यूज किया है. बेसिकली लाइक वी यूज नाउ, हम डिग्री यूज करते थे. सो अकॉर्डिंग टू कितने वॉर्स उन्होंने जीते हैं, कितने एरिया वो लोग विक्ट्री करके लाए हैं, उसके ऊपर से उनका टाइटल्स भी आता था. जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का चक्रवर्ती सम्राट, ऐसे ही ये सब नाम आते हैं. उसके बाद हम देखेंगे जो सेकेंड टॉपिक है दैट इज द अर्लियर स्टेट्स. So there are mainly 16 Mahajanapadas. So first of all, what is the meaning of Janapadas? So in easy words, Janapadas mean where the Jana set its
फूड. जना मीन्स पीपल. ओके, जना. अब हिंदी में तो समझ में आ ही जाएगा. जना मीन्स पीपल. Jana means people, keep this in mind, and pada means food. So basically where the jana or the people settles food, मतलब जहाँ पे लोग रहने आते हैं. So janapadas उनको कहा जाता है, जो हमारे लिए in simple language अगर हम बोलेंगे the earlier states, they were the states. जैसे अभी हम अगर देखेंगे states में हमारे metropolitan cities जो है, they will be the Janapadas. Basically Chennai, Mumbai, Kolkata, Delhi, they are the Janapadas. वैसे ही उस टाइम में they were the Mahajanapadas, and the Janapadas will be the states like Kolkata will be a Mahajanapada, Bihar, then Orissa, Assam, this will be the Janapadas. So वैसे ही यहाँ पे 16 Mahajanapadas थे, तो उनमें से जो बहुत मेन महाजनपदास बोले जाएंगे. ओके, इट विल बी बेटर टू से कि ये जो 16 में से मेन महाजनपदास है, ये है हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज. एंड जो स्मार्ट सिटीज को इंक्लूड किया जा रहा है, वो है हमारा महाजनपदास. मेन महाजनपदा एंड जनपदा. सो स्मार्ट सिटीज आ जाते हैं महाजनपदा के अंदर, और जो सिंपल जो स्टेट्स है या फिर सिटीज है, वो आ जाते हैं आपके सिंपल जनपदा. लाइक कोलकाता, दीज आर द सिटीज, नॉट एग्जैक्टली द स्टेट्स. तो इसीलिए महाराष्ट्र, ऐसे हमारा जो स्टेट्स है उसको हम लोग डिवाइड करें. उस टाइम स्टेट्स का टर्म बहुत ज्यादा अलग था, तो इसीलिए उनमें से ये जो महाजनपदास हैं 16 में से, ये है कुछ मेन महाजनपदास. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वंस, एंड इन सबको आपको दिमाग में रखना है. वज्जी, मगधा. मगधा का तो नाम आप लोग बहुत अच्छे से जानते ही होंगे ऑब्वियसली. मगधा जो एरिया है, ये सबसे ज्यादा मैप में पॉइंट आउट करने के लिए आता है. एंड बेसिकली ये जो है, ये जो इतने जो दिए हुए हैं, सबसे ज्यादा यही मैप में पॉइंट आउट करने के लिए आएंगे. ज्यादा नहीं आएगा आपका, यही आएंगे आपको मैप पे पॉइंट आउट करने के लिए. सो मगधा सबसे ज्यादा पूछा जाता है. अब इन महाजनपदास का कैपिटल भी था. सो मगधा का कैपिटल था our very own पाटलिपुत्र. And many of you guys know पाटलिपुत्र किसे कहा जाता था. पाटलिपुत्र is Patna. It is the new capital of Magadha. Old capital was Rajgir. Old capital was Rajgir. So अब यहाँ के मगधा, देन कौशला, कुरु, पांचाला, गांधारा एंड अवंती. सो पांचाला भी यू शुड नो, इट इज फ्रॉम महाभारत. अगर देखेंगे तो मगधा, पांचाला और गांधारा. हाँ, तो फिर ये आपको टाइम फ्रेम याद करने में बहुत इजी हो जाएगा. महाभारत किस टाइम फ्रेम के अंदर में था? इसी टाइम फ्रेम के अंदर में था, बिकॉज यहीं पे वहां पे ये स्टेज दिख रहा है. दिस पीरियड इज एग्जैक्टली आफ्टर द अर्लियर सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली. ये उसी के बाद का ही सिविलाइजेशन है. वो खत्म हुआ, इंडस वैली खत्म हो गया, एकदम खत्म. तो उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने गंगा वैली सिविलाइजेशन को चूज किया. इंडियंस को इसी के बारे में पता था, उनको नहीं पता था. ईस्ट इंडियन कंपनी को भी नहीं पता था इनके बारे में. बाद में पता चला. जो इंडस वैली के सबको पता था कि इंडिया का अर्लिएस्ट सिविलाइजेशन गंगा वैली से स्टार्ट हुआ है. इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में किसी को नहीं पता था. सो बेसिकली इसीलिए इसको सब लोग जानते हैं. देन पांचाला. अब पांचाला से द ग्रेट, आप लोग सोचिए कौन है पांचाली जिसको हम बोलते हैं. हाँ, पांचाली दैट इज द्रौपदी का जो दूसरा नाम है, वो इस किंगडम की प्रिंसेस थी. एंड गांधारा की प्रिंसेस थी गांधारी. गांधारी जिनका शादी हुआ था, और उनके ही जो 100 बेटे थे कौरव, गांधारा उसी के हैं. यहाँ पे ये भी इस चैप्टर में आएगा कि वॉरिंग कजिन्स क्या है. नेक्स्ट चैप्टर में भी आपको इसके बारे में बहुत ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में जान पाएंगे. इस चैप्टर में थोड़ा सा ही है इसके बारे में, बट नेक्स्ट चैप्टर में इट्स ऑल अबाउट महाभारत. और ये आप लोग अगर आपने अच्छे से महाभारत पढ़ा होगा, बिकॉज आप लोगों के बुक में था शायद, बहुत लोगों के
सिलेबस में शायद क्लास 6th या 7th में महाभारत का बुक भी रहा होगा, तो आपने अगर इसे अच्छे से पढ़ा है देन यू विल फाइंड इट इजी। तो इस तरीके से यहाँ पे था। अब हम देखेंगे जो यहाँ पे गणास और संघास के बारे में मेंशन किया गया है। सो गणास और संघास विद द ग्रुप ऑफ पीपल और लाइक दे आर मेनली द किंग्स ऑफ दीज महाजनपदास। मतलब महाजनपदास में जैसे अभी चीफ मिनिस्टर होता है, बिकॉज इट्स अ रिपब्लिक, तब ये रिपब्लिक नहीं हुआ करता था, तब यहाँ पे मोनार्की सिस्टम चला करता था और इसका हेड जो होता था इट वॉज आइदर अ किंग और अ राजा, जिसे भी कहा रूलर जो है, they were generally called in terms as ganas and संघास। संघ और गना ऐसे उनको कहा जाता था, राजा नहीं कहा जाता था। So basically this was the growing time of Buddhism and Jainism. Always keep in mind कि ये जो 600 century BC था, उस टाइम ये क्या हुआ था, मतलब 6th century BC, I'm sorry, 6th century BC था, उस टाइम से ही क्या हुआ, गणास और संघास का जो इम्प्लीमेंट हुआ, फिर क्या हुआ, फॉस्टर हुआ बुद्धिज्म और जैनिज्म का। अब इसी टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है कि बुद्धिज्म इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ा, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा बढ़ा, बट जैनिज्म कहीं इंडिया में ही दब के रह गया। ये इतना बाहर नहीं फॉस्टर इतना नहीं हुआ जितना सिर्फ इंडिया में ही हुआ। इससे जितना बुद्धिज्म हुआ उतना जैनिज्म फॉस्टर नहीं हुआ। सो इस टॉपिक के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज ये टॉपिक अलग से डिस्कस करने लायक टॉपिक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके इस एग्जाम मतलब स्कूल्स के एग्जाम में नहीं, ये आपको IAS में भी पूछा जा सकता है, UPSC में भी पूछा जा सकता है, या फिर किसी भी जनरल नॉलेज के एग्जाम में आपको ये पूछा जा सकता है कि जैनिज्म सिर्फ इंडिया तक ही सीमित है, बट जो बुद्धिज्म है वो ऑल ओवर वर्ल्ड इतना ज्यादा फेमस है, इम्पैक्ट है। इवन इंडिया से भी ज्यादा बहुत ज्यादा कंट्री जो है, सिंगापुर, चाइना, लाइक टेक मलेशिया, एवरीवेयर यू कैन फाइंड बुद्धिस्ट पीपल। नेपाल, देन लाइक इंडिया में अगर देखें तो सिक्किम में बहुत ज्यादा बुद्धिस्ट हैं, देन भूटान सब बुद्धिस्ट। तो इतना ज्यादा बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, इंडिया से भी ज्यादा। ऐसा क्यों, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी आप लोग के लिए। प्लीज गो एंड चेक दैट वीडियो इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका लिंक दे दूंगी। देन इट कम्स द इम्पोर्टेंस। इस टाइम इस पीरियड में इसका इम्पोर्टेंस क्यों था इतना ज्यादा। सो बेसिकली यूज ऑफ आयरन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज। इस पीरियड में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो रिसोर्स था उसका इंट्रोडक्शन हुआ, दैट इज आयरन। आयरन का इंट्रोडक्शन हुआ मतलब क्या, सबसे पहले आएगा दिमाग में कॉइनेज। पहले क्या यूज किया जाता था, कॉरीज, शेल्स, टीथ ऑफ एनिमल्स, लाइक किसी का भी लाइक ओके टाइगर क्लॉज यूज किए जाते थे, कैट्स के टीथ यूज किए जाते थे, बहुत सारे थे, या फिर बार्टर सिस्टम था। लेकिन इस टाइम कॉइनेज का हुआ। सो मतलब अब ये दिमाग में रखने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरे पास ये है तभी आपको ये देंगे, नहीं, दोनों के नीड्स फुलफिल। अब पैसा दो और जो चाहिए वो ले लो। सो ये डिस्कवरी बहुत बड़ी बात हो गई, कॉइनेज का डिस्कवरी होना मतलब बहुत बड़ी बात। सो उस टाइम ये हुआ था, बिकॉज पहले ब्रॉन्ज एज था, अब आयरन का एज आया। आयरन का एज मतलब बहुत कम पैसे में बहुत कुछ, और आयरन से इट्स वेरी इजी टू मेक एनीथिंग विद द यूज ऑफ आयरन, वी ऑल नो दैट। सो दिस वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ this era and Mahajanpadas. You just have to keep this in mind always. Then it comes the topic oligarchy. So it refers to a form of government where power is exercised by a group of men. Obviously, like Raja was the head. तो यहाँ पे सिर्फ राजा में से गणास एंड संघास with a collective group of kings, not one king. बहुत लोग रहते थे, like king and his council of ministers kind of thing. तो ओलिगार्ची सिस्टम था, मतलब कोई एक हेड नहीं था, बहुत सारे लोग मिलकर एक इंस्टीट्यूशन या फिर एक संस्था चलाते थे। वी केम टू नो कि इस पीरियड में ओलिगार्ची सिस्टम था, सिर्फ मोनार्की नहीं, ओलिगार्ची सिस्टम, कोई एक हेड नहीं था, इसके अंदर बहुत सारे लोग थे। देन इसके बाद ही आ जाता है ये टॉपिक
दैट इज ब्राह्मणास, क्षत्रियास, देन वैश्यास, देन शूद्रास। ये जो है ये सिस्टम जो कास्ट सिस्टम है ये आ जाता है। एंड देन सो क्षत्रियास वे मेनली द राजाज, ये लोग सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वर्णा सिस्टम है, सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्णा था यहाँ पे, और वो थे मेनली द रूलर्स। और वही क्या करते थे, मतलब क्षत्रियास आर सपोज टू बी द रूलर्स, दे आर द नाइट्स इन सिंपल वर्ड्स हु विल सेव अस। ब्राह्मणास रूल्स देंगे और टीचिंग प्रोवाइड करेंगे। वैश्यास जो थे दे आर मेनली आर्टिसंस एंड बिजनेसमैन, एंड देन द शूद्रास आर द वंस हु आर सपोज टू सर्व द अदर थ्री वर्णास। सो ये जो वर्णा सिस्टम है ये इंडियन सोसाइटी का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सिस्टम है। इसके बारे में जितने भी फॉरेन ट्रेवलर्स हैं उन सब ने बात की है। लाइक मैंने पहले भी कहा था, हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए आपको 3-4 सोर्सेज चाहिए। फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज एंड फॉरेन ट्रेवलर्स। सो इन तीनों से हमें पता चल जाता है अबाउट द इंडियन हिस्ट्री। सो बेसिकली द क्षत्रियास, तो ये जो सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ण है, जो राजास और गणास इनको बोला जाता था, वो क्या करते थे, रूल्स जो रूल्स ब्राह्मणास देते थे उसके अकॉर्डिंगली चल के वो लोग हमें सेव करते थे। एंड वो क्या करते थे, एक पूरे कंट्री को जैसे हम अभी टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, वैसे उस टाइम भी टैक्स देना पड़ता था। जो राजा जो क्षत्रियास थे उनको देना पड़ता था, सो दैट एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलाया जा सके। देन इट कम्स द फर्स्ट अमंग द 16 महाजनपदास, दैट इज द मगधा। मैंने आपको पहले भी बोला था मगधा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एम्पायर है, और हम इसी के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो रूलर्स थे वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस रूलर्स थे। ओके, और ये बहुत ज्यादा फोर्टिफाइड सेटलमेंट भी था, और बोलने से कि ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड था दूसरे जो महाजनपदा से है। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपदा। सो इट इज बिटवीन द 6th and 4th century BCE। ये महाजनपदा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस गेन करता है। सो अगर आपको लिखा जाए कि आप लोग मगधा के बारे में लिखिए, और अगर मगधा क्यों इतना इम्पोर्टेंस रखता है ये अगर पूछा तो आपको 4 मार्क्स का पूछेगा, बट राइट एवरीथिंग अबाउट मगधा, देन इट इज इन द बोर्ड। जस्ट यू हैव टू मेक सेंटेंस। वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यहाँ पे 9 पॉइंट्स है, एंड यू कैन गेट फुल मार्क्स इन दिस, बिकॉज इधर पूरा चैप्टर के मगधा के बारे में सब कुछ मैंने कवर किया। सो बेसिकली ये कब से कब तक था, 6th century BCE to 4th century BCE तक। देन इट कम्स एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था मगधा का, दैट्स वाई इसका इम्पोर्टेंस इतना ज्यादा बढ़ा। तो यू कैन राइट कि इट इज वेरी प्रॉस्परस इन द टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है। देन इट कम्स द आयरन माइंस। मगधा में जो प्रेजेंट डे, अब मगधा कहाँ पे है ऑब्वियसली आपको आएगा, सो इट इज इन द प्रेजेंट डे बिहार। बिहार इज अपना मगधा, तो वहां पे आयरन माइंस इतने सारे हैं ऑब्वियसली। चंडीगढ़ जो छत्तीसगढ़ का, झारखंड वहां से क्लोज है, तो वहां पे आयरन माइंस बहुत सारे थे। लोअर पार्ट ऑफ बिहार जो है वो मगधा है। तो इतने सारे वहां पे आपको मिल जाएंगे। देन इट कम्स द एलिफेंट। वहां का जो जंगल था, और यहाँ से वो लोग क्या करते थे, एलिफेंट्स को लेके आते हैं, और अगर अपने आर्मी में उनको एलिफेंट्स मिले देन आर्मी बिकम्स मच मोर स्ट्रॉन्गर। उस टाइम वेपन्स नहीं थे, गोलियां नहीं थी, उस टाइम दे हैव सिर्फ तीर कमान देन स्वॉर्ड्स। तो उनके पास एलिफेंट्स होता था, तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता था उनके लिए, क्योंकि एलिफेंट्स आराम से 3 आदमियों का आराम से मार देते हैं, क्योंकि वो जंगली एलिफेंट्स होते थे। ऐसे नॉर्मल एलिफेंट्स नहीं जो रास्ते में मिल जाएंगे आप लोगों को, वो लोग जंगली एलिफेंट्स होते थे, और वो लोग इजीली वो उनको वॉर्स में बहुत इजीली यूज कर सकते थे। देन इट कम्स द राजगीर, दैट इज राजगह, जिसको कहा जाता था द प्लेस वेयर द किंग्स लीव। सो बेसिकली राजगीर जो उनका पहला कैपिटल था, इट वॉज सराउंडेड बाय हिल्स ऑन 3 साइड्स। हिल्स, तीनों साइड से क्या था, हिल्स था, और एक जगह से घुसते थे। सो ऑब्वियसली इतना डेवलप टेक्नोलॉजी नहीं था,
जैसे चाइना का जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना था, पार करके नहीं आ पाते थे ना, क्यों बनाया था उन्होंने? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाज मेड सो दैट जो इन्वेडर्स थे वो क्रॉस करके नहीं आ पाए। तो वैसे ही ये जो है राजगीर के तीनों तरफ हिल्स था और हिल्स क्रॉस करके नहीं आ पाता, तो इट्स अ काइंड ऑफ फोर्टिफाइड, सेफ था। देन इट कम्स पाटलिपुत्र। वैसे पाटलिपुत्र जो मतलब फर्स्ट कैपिटल राजगीर था, देन सेकंड कैपिटल पाटलिपुत्र इन्होंने बनाया। अब पाटलिपुत्र को इन्होंने कैपिटल क्यों बनाया? बिकॉज राजगीर फोर्टिफाइड था, लेकिन पाटलिपुत्र क्या है, बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड है। एग्रीकल्चर, आई सेड बिफोर, एग्रीकल्चर ये बहुत सपोर्टिव था, जैसे उन्होंने क्या किया, पाटलिपुत्र को बना दिया। और इट इज इन द रिवर साइड। अब रिवर साइड होने से क्या आता है सबसे पहले आपके दिमाग में? चीप कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली बोट बना के जाने के। अगर बोट में वाटरवे से आप ज्यादा जल्दी जा सकते हैं, बिकॉज वहां पे सिर्फ एक ह्यूमन का ही जो जितने भी खाना या फिर रहना उसका ही चाहिए। अगर अब हम लोग रोडवेज को चूज करेंगे, ज्यादा लंबा रास्ता दे हैव टू ट्रेवल, और सबसे बड़ी बात वहां पे सिर्फ एक ह्यूमन का ही, जो एनिमल उसको तांग के लेके जाएगा उसका भी खाना का टाइम आता है, रेस्ट करने का। तो जो वाटरवेज है उसमें रेस्ट का जो ऑप्शन रहता है वो कम रहता है। अगर दो आदमी रहते हैं इवन ऐसे, तो फिर ऑल्टरनेट करके वो चला सकते हैं। सो इसीलिए इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर व्हाट विल आई से, ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग में इट वाज वेरी हेल्पफुल, ट्रेडिंग राइट। देन द वेरी इंपॉर्टेंट वन जिसके लिए मगध जाना जाता है, दैट इज फर्स्ट एम्बिशियस रूलर्स लाइक अजातशत्रु, महापद्मानंदा, बिंबिसारा, देन द चंद्रगुप्त मौर्य एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट दैट इज अशोका। तो अशोका ने बहुत ज्यादा इन्वेट कर लिया था, लाइक चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेट कर लिया था लाइक मगधा, वहां पे वो रहते थे जनरली मेनली, और उन्होंने वहां से पूरा अफगानिस्तान के उस साइड से ले लिया था। और अशोका को क्यों इतना माना? बिकॉज उन्होंने कलिंगा को जीता था, जो प्रेजेंट है उड़ीसा है। तो बेसिकली वो लोग नहीं जीत पा रहे थे, लेकिन अशोका ने क्या किया, उन्होंने कलिंगा को अपने अंडर ले लिया। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उन्होंने कलिंगा का जो वॉर है उसके बाद उन्होंने और वॉर नहीं किया, एंड ही स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ धम्मा। ये मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगी इसके बारे में, द फुल स्टोरी एंड व्हाट एक्चुअली लेड हिम इंस्टेड ऑफ इंस्पायर्ड बाय दैट धम्मा महामता, उनको छोड़ के लाइक धम्मा या फिर धम्मा महामता को छोड़ के और कौन सी चीज थी जिसकी वजह से उन्होंने सोचा, अगर हम लोग पॉलिटिकल सेंस में देखें, नॉट इन द रिलीजियस सेंस, ऑब्वियसली बोधिसत्ता की बात मान के वो उन्होंने छोड़ दिया था, बट अगर हम लोग पॉलिटिकल सेंस में देखें तो किस लिए उन्होंने सोचा था, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगी आपके साथ। देन आता है चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली अगर वाटरवेज होगा तो ऑब्वियसली चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन होगा, मैंने आपको पहले भी बोला है। एंड द फोर्टिफाइड सेटलमेंट, बहुत अच्छे से उन्होंने अपना सेटलमेंट फोर्टिफाइड करके रखा था। जो वॉल्स थे, जो बैरियर्स थे, उसको इजीली क्रॉस नहीं किया जा सकता था। और एक्चुअली जो सिटीजन्स थे वहां के वो बहुत खुश थे, जो प्रजा थी वो बहुत ज्यादा खुश थी, अपने लीडर्स थे और वो बात भी मानते थे उनके। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल वॉच द अर्ली एम्पायर। लाइक अर्ली एम्पायर में हमने सबसे बोला है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एम्पायर आई विल से इज द मॉडर्न एम्पायर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंडिंग अबाउट द मॉडर्न एम्पायर। तो फाइंडिंग अबाउट द मॉडर्न एम्पायर में सबसे पहले आ जाता है हु इज अ फाउंडर। सो द फाउंडर वाज चंद्रगुप्त मौर्य। Maurya founder. Then it comes Bindusara and then Ashoka. ठीक है, मतलब ग्रैंडसन थे अशोका चंद्रगुप्त मौर्य के। जो फादर थे बिंदुसारा ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जितना अपना टेरिटरी बनाया था उसको उतने तक ही रखा, बहुत ज्यादा वो नहीं बढ़ा पाए। लेकिन उनके साथ ही क्या स्टार्ट होता है, मौर्यन एम्पायर का स्टार्ट होता है चंद्रगुप्त मौर्य से। बिंदुसारा ने उसका एम्पायर को
चलाया था, लेकिन वो ज्यादा कॉन्क्योर नहीं कर पाए। लेकिन अशोका ने कलिंगा को कॉन्क्योर किया था और इसी से वो बन जाते थे द ग्रेटेस्ट। लाइक नॉट फॉर दिस द ग्रेटेस्ट बिकॉज ग्रेटेस्ट ऑफ किंग्स बिकॉज ही वॉज ब्रेव, बट उनको ग्रेटेस्ट और एक चीज बनाती थी, उनका आइडल ऑफ धम्मा। सो अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है तो मैंने अपने चैनल में अबाउट अशोका का और भी वीडियोस बनाए हैं, प्लीज गो एंड वॉच दिस, जहाँ पे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा अबाउट अशोका एंड धम्मास पॉलिसी। मैं यहाँ पे सिर्फ बुक में जितना है उतना ही आपको बोलती हूँ, ज्यादा जानना है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। देन अगेन इट कम्स द एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ द एम्पायर। सो एम्पायर बहुत बड़ा था, तो इसके एडमिनिस्ट्रेटिव तक्षशिला, पाटलिपुत्र, ये सब जो जगह थे ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल्स थे मौर्यन एम्पायर के, और इसी से क्या चलता था, वो लोग एम्पायर को चलाते थे। क्योंकि ये सब जगह से तक्षशिला लाइक वहां पे पढ़ाई बहुत अच्छा था, तक्षशिला, नालंदा, ये सब जगह आप लोग जाते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है इस जगह में, अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया अगर बोला जाए तो। ये मौर्यन एम्पायर के जो लाइक पिलर्स थे, इन्हें मौर्यन एम्पायर के पिलर्स कहा जाता है। जो मौर्यन एम्पायर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट था दैट इज चाणक्य। अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको मौर्यन एम्पायर के बारे में कैसे पता चलता है, बेसिकली मौर्यन एम्पायर के बारे में आपको जानने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज फर्स्ट, किससे हमें पता चलता है, दैट इज फर्स्ट धम्मा महामता जो है, उससे हमें पता चलता है। धम्मा महामता या फिर धम्मा जो है, धम्मा से जो इंस्क्रिप्शंस थे उससे। देन चाणक्य अर्थशास्त्र, दिस बुक अर्थशास्त्र, बाय चाणक्य और कौटिल्य वट एवर यू से, इससे हमें पता चलता है। सेकेंड, देन थर्ड इट कम्स इज द चाइनीज पिलग्रिम्स हु केम इंडिया टू लर्न मोर अबाउट बुद्धिज्म, उनसे हमें उनका जो टेक्स्ट है उससे पता चलता है। ये तीनों जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें पता चलता है अबाउट द अशोकन जो राज्य था, जो और उनके जो कॉइन्स थे उससे पता चलता है। वी नो अ लॉट अबाउट देम थ्रू दिस। इवन आप लोग अगर देखेंगे आपके बुक में यहाँ पे दिया हुआ है एक पिक्चर, आई विल शो यू, आप शायद देख पा रहे, ये जो पिक्चर है दिस इज द पिक्चर ऑफ द लायन कैपिटल। इसे कहाँ पे यूज किया जाता है, हमारे कॉइन्स में, आप देख पा रहे हैं शायद। दिस इज द लायन कैपिटल, दिस इज यूज इन आवर कॉइन्स। इसी से हमको समझ में आता है कि कितना इम्पोर्टेंस दिया जाता है अशोका को इंडियन हिस्ट्री में, या फिर इंडिया में भी कितना इम्पोर्टेंस दिया जाता है अशोका को। नाउ लेट्स कम टू दिस टॉपिक दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर। मैंने फाइंडिंग अबाउट मौर्यस के बारे में सब कुछ बोल दिया है। एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर में जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है दैट इज द कैपिटल था। तो मगधा, ये लोग मगधा उनका मेन सेंटर था। कैपिटल क्या है, पाटलिपुत्र। कैपिटल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, बट जो इकोनॉमिक कैपिटल है दैट इज तक्षशिला। ओके, आई डोंट हैव स्पेस टू राइट हियर। ओके, मैं इसको रब करके लिख देती हूँ टॉपिक। मैंने 2 टॉपिक्स मिटा दिए हैं, आई होप यू हैव रिटन दैट। दिस इज तक्षशिला, उज्जैनी, तोसिला एंड सुवर्णगिरी। ये जो 4 थे दीज विद इकोनॉमिक कैपिटल। दीज लाइक हमारा जो मेन कैपिटल है वो पाटलिपुत्र है। इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल्स क्या आ जाते हैं, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसिला एंड सुवर्णगिरी। जो इस कैपिटल से हिस्टोरियंस को पता चला, बिकॉज वहां पे लोग क्या थे, कैसे, बिकॉज इन कैपिटल से वो चला था। मैंने बोला है तक्षशिला में यूनिवर्सिटीज थी, उज्जैनी में यूनिवर्सिटीज थी। देन ट्रेड, कॉमर्स तोसिला, सुवर्णगिरी से होता है। सुवर्णगिरी का मतलब गोल्ड सिटी। आप समझ ही सकते हैं कैसे गोल्ड सिटी ये बना, बिकॉज ट्रेड बहुत अच्छा होगा इधर।
देन हाउ इम्पोर्टेंट वॉज एम्पायर. ऑब्वियसली मौर्यन एम्पायर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था इसके ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में. इसका जो मेजर था लाइक जो आर्मी थी, लाइक हॉर्स होते थे, ऐसे लाइक फुट सोल्जर्स होते थे, एलिफेंट्स होते थे, फिर नाइट्स, किंग्स के पीछे जो मिनिस्टर्स होते थे. तो बहुत अच्छा इनका क्या रहा करता था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल्स में ये लोग अच्छे थे, फिर वॉर्स के जगह में ये लोग अच्छे थे. सो इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस अपने आप बढ़ गया. और ट्रेडिंग, जिस जगह अगर ट्रेडिंग अच्छा होगा वहां का तो पैसा, जो इकोनॉमिक कंडीशन होगा, वहां के लोग खुश रहेंगे. अगर कोई किंग अपने जो प्रजा है उसको खुश रख सकता है, ऑब्वियसली ही विल बी द ग्रेटेस्ट. सो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देन कम्स धम्मा. सो धम्मा बेसिकली इट्स अ स्टोरी जो कि मैंने वीडियो में बोला है, यू कैन वॉच दैट. सो यहाँ पे क्या था, अशोका ने धम्मा का पॉलिसी स्टार्ट किया आफ्टर द कलिंगा वॉर. ही थॉट कि नहीं, नाउ आई विल स्टार्ट द पॉलिसी ऑफ धम्मा. तो उन्होंने धम्मा का पॉलिसी स्टार्ट किया और इस तरीके से उन्होंने अपना ये जो इमेंस किंगडम खड़ा किया है. इसका पॉलिटिकल मेजर ये है कि लाइक अगर हम लोग रिलीजियसली, इफ यू डोंट वॉच दिस, इससे पॉलिटिकली क्या हुआ, लाइक ही वॉज अ वेरी रिबेलियस रूलर. ऑब्वियसली सब डरते थे. तो उन्होंने कलिंगा को जीत के ये प्रूव कर दिया कि आपको डरना चाहिए. उन्होंने बहुत ज्यादा कॉन्क्योर कर लिया. बट देन ही थॉट, अगर मैं इससे ज्यादा कॉन्क्योर कर लूंगा तो शायद मेरे हाथ से जो मेरा टेरिटरी है वो चला जाएगा. सो ओके, जितना है बहुत है, मैं इसी में सब कुछ करूंगा. तो इन्होंने अपने पॉलिसीज दिए कि सब लोग, मतलब सारे रिलीजन्स के जो लोग थे, लाइक जो भी गॉड को मानते थे, सबको एक दिया. पुअर्स को रहने के लिए अच्छा सा, मतलब पुअर्स के लिए, सबको हेल्प करने के लिए, सबको खाना मिले, इनकी पॉलिसी स्टार्ट की. और क्या किया उन्होंने, अपना जो प्रजा था, अपने जो सब्जेक्ट थे, उनको क्या किया, इम्प्रेस किया. और इम्प्रेस करने के, दैट्स वाई ही बिकेम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द किंग्स. अशोका के नाम के आगे हमेशा द ग्रेटेस्ट अशोका बैठता है, जो बहुत कम किंग्स के सामने बैठता है. द अशोका द ग्रेट एंड द अकबर द ग्रेट. बाकी सारे किंग्स के हम द ग्रेट नहीं बैठाते, बट अशोका और जो अकबर है, इन दोनों के जो पॉलिसीज थे, दोनों के बहुत सिमिलरिटीज भी थे. आप जो फर्दर आपके सेकंड बुक में अकबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे जो पॉलिसीज है बहुत सिमिलर है. तो किसने किसी से इंस्पिरेशन लिया, वट एवर, बट जो पॉलिटिकल आइडिया है वो बहुत ज्यादा अच्छा था. दैट्स वाई उनका किंगडम बहुत अच्छे से चला और उनके नाम के पीछे अभी भी हम द ग्रेट लगाते हैं. So Dhamma Mahamata were basically the officials who spread the message of Dhamma. And inscriptions, obviously inscriptions हर walls में वो लोग scribe करते थे और नीचे देवनाम पिया लिखते थे. देवनाम पिया was mainly used in the context of Ashoka. Now let's move to the next topic, that is new notions of kingship. तो किंगशिप का न्यू नोशन, किंगशिप मतलब एक जाति, एक प्रजाति अगर बोलेंगे, हाँ, इट्स नॉट किंगशिप, इट्स किंगशिप, मतलब एक जाति, एक प्रजाति जिससे बोलेंगे. तो यहाँ पे अब तक हमने अशोका और मौर्यन एम्पायर्स के बारे में पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे चीफ्स एंड किंग्स ऑफ साउथ. चीफ मतलब जो हेड ऑफ द सोसाइटी होता है, वी ऑल नो. सो चीफ एंड चिफडम एंड किंग्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सो बेसिकली देयर इज कम द चोलास, चीराज एंड पांड्याज ऑफ तमिलकल्ला. अब तमिलकल्लम से आपको नाम से पता है, तमिलनाडु तो है और आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट आता था उस टाइम. सो वो पूरा एरिया तमिलकल्लम. तो वहां पे चीराज, पांड्याज एंड चोलास पूरा उनका ही राज था. साउथ में कोई एनेक्स नहीं कर पाया, कोई एनेक्स नहीं कर पाया. मतलब ये पूरा साउथ जो था चोला, चीराज एंड पांड्याज के नाम से ही चलता था. तो उस टाइम वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट जो टेक्स्ट थे, तमिल संगम टेक्स्ट, ये आपको थर्ड चैप्टर में और ज्यादा जान पाएंगे आप इसमें, कि तमिल संगम टेक्स्ट वेदर टेक्स्ट जहाँ पे पोएम्स या सॉन्ग्स लिखे जाते थे. अब जैसे हमारे उपनिषद थे, वेदास थे, वो नॉट एवरीवन कैन रीड दिस. तो तमिल संगम जो टेक्स्ट था वाज फॉर लाइक संस्कृत में लिखा जाता था, इसे सब पढ़ सकते थे, बट
जनरली तब कौन से लोग संस्कृत पढ़ते थे? लर्नेड स्कॉलर्स थे, सब मेनली ब्राह्मण जी ये पढ़ते थे। देन आते हैं द सतवाहनास रूलर्स। आपको ये जानना है कि ये कहाँ से कहाँ तक थे। वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में इनका रूल था। देन इट कम द शक्कास। सो शक्कास इंडिया के बाहर के रूलर्स थे जो इंडिया में आए थे, ये सेंट्रल एशियन थे। देन द डिवाइन किंग्स और द कुशानास। इट वाज द फर्स्ट सेंचुरी बीसी जब कुशानास आए थे। अब कुशानास का जो तरीका था बहुत अच्छा था। लाइक उनका मथुरा में स्टैचू भी बनाया गया है, कोलोसल स्टैचूज ऑफ कुशानास, सैंडस्टोन स्टैचूज ऑफ कुशानास, ऐसे बहुत सारे स्टैचूज हैं। कुशान जैसे गुप्ता कॉइन्स की तरह कुशाना कॉइन्स भी बहुत ज्यादा फेमस था उस टाइम। और ये लोग अपने नाम के आगे क्या करते थे? देवपुत्र लगाया करते थे। लाइक मैंने पहले भी बोला है, लाइक द चाइनीज रूलर्स जो अपने नाम के आगे लगाते थे सन ऑफ हेवन। देवपुत्र मतलब भगवान के बेटे, वो उनके बेटे, और उन्होंने उनको दिया है जन्म ताकि वो सर्व कर सके सब लोगों को। तो ये हेवनली टाइटल्स वो अपने नाम के आगे लगाया करते थे। एंड देन सामंतास। तो सामंतास वे मेनली द पीपल जो टैक्स कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और जो स्ट्रेटा के जो लोग रहते थे उनको, वो लोग जाते थे उनके घर घर और वो सबसे टैक्स और रेवेन्यूज कलेक्ट किया करते थे। देन इट कम्स द प्रयाग प्रशस्ति, वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रयाग प्रशस्ति तो यू नो द इलाहाबाद पिलर जो इंस्क्रिप्शन था, जो की था हरिसेना समुद्रगुप्ता के जो कोर्ट पोएट थे, उन्होंने कंपोज किया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो एज ए जनरल नॉलेज ऑल्सो। अब अगर आपको पूछेगा प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा था, सो ऑब्वियसली इट्स हरिसेना, द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता। एंड समुद्रगुप्ता इज द गुप्ता रूलर्स, और गुप्ता रूलर्स वे नोन फॉर देयर गोल्ड कॉइन्स। तो उस टाइम क्या था? पंच मार्क कॉइन्स था, जो पंच मार्क गोल्ड कॉइन्स उन्होंने बनाया था। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। मैंने ये वीडियो 2 पार्ट्स में किया है बिकॉज ये बहुत बड़ा चैप्टर है। सो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी नेक्स्ट चैप्टर का। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू वीडियोस। मैं जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश क्लास 12 के सारे वीडियोस बनाती हूँ। और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है प्लीज दबा दीजिएगा। Thanks for watching.